बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CSS PMS गाइड में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं तैमूर उमर गोंदल और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ 1937 और उन मिनिस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ जो कि मुसलमानों के साथ थी, जो मुसलमानों के साथ उनका एटीट्यूड था, वो चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह वो मिनिस्ट्रीज़ बनने के इलेक्शन किस तरह हुए, मिनिस्ट्रीज़ किस तरह बनी, उन मिनिस्ट्रीज़ का रवैया क्या था मुसलमानों के साथ और मुसलमानों ने उसका रिस्पॉन्स कैसे दिया, मिनिस्ट्रीज़ ख़त्म किस तरह हुई, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS के लिए, PMS के लिए। और ये चीज़ जो है आगे अगर इंडियन हिस्ट्री में देखें तो आगे मुस्लिम लीग के लिए एक आई ओपनर था, एक मुसलमानों की आंखें खोली कि अगर ये ट्रेलर बतौर ट्रेलर लिया कि अगर कांग्रेस हम एक अलग इकट्ठे रहते हैं, एक ही कंट्री में रहते हैं, तो ये तो उसका ट्रेलर था, आगे फिल्म क्या होगी पूरी, वो सारी चीज़ मुस्लिम लीग के लिए ये यहाँ पे नज़र आई। और एक इम्पॉर्टेंट कहते हैं हम, जो हिस्ट्री थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ पे मुस्लिम लीग ने आगे जो फ्यूचर के बारे में मज़ीद कॉन्शियस हुए और एक सेपरेट जो स्टेट थी, जो पीछे कुछ डिमांड्स थी इलाहाबाद एड्रेस में या चौधरी रहमत अली की जो तजवीज़ थी, उनको उन पे ज़्यादा गौर करना शुरू कर दिया और सोचना शुरू कर दिया कि वो हमारे लिए वो रास्ते बेहतर हैं। अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इससे पहले 1935 में वो पेश हुआ और उसके दो पार्ट थे, एक फेडरल एक प्रोविंशियल। उसका फेडरल पार्ट तो प्रोमलगेट हो ही ना सका, लेकिन प्रोविंशियल जो पार्ट था वो अप्रैल 1 1937 में प्रोमलगेट हुआ। अब जिन लोगों ने पढ़ा है उर्दू को या इंग्लिश को, मंटो का अफसाना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से है, इंग्लिश की बुक में उसकी ट्रांसलेशन है, लेकिन उर्दू में नया कानून के नाम से, तो वो इसी नए कानून की बात है उस अफसाने में जो ये अप्रैल 1 1937 में हुआ था। कि इसके बाद अगर देखें ये जो भी एक्ट था 1935 का, इसको मुस्लिम लीग ने भी क्रिटिसाइज़ किया और कांग्रेस ने भी, लेकिन दोनों पार्टीज़ एग्री हो गई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने पे और कहा कि हम इस एक्ट को हम पूरी तरह नहीं मानते, लेकिन हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। इस एक्ट के तहत पूरे जो इंडिया था उसमें 11 प्रोविंसेस बनाए गए और इन 11 प्रोविंसेस में आगे चल के इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शंस में ही आगे मिनिस्ट्रीज़ बनी, इनमें गवर्नमेंट बनी। वो हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट बनी, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो जो जिन सूबों में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ बनी उनको डिस्कस करना है इस वीडियो में, इस सेशन में, और वो चीज़ें डिस्कस करेंगे और वही चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आगे हमारे काम आएंगी। और जो आगे की हिस्ट्री है उसमें भी जब हम जाएंगे कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा तो उसमें इनका जिक्र लाजमी होगा। तो हम देखते हैं कि जो इलेक्शन थे वो 1937 फरवरी में कंप्लीट हुए। शुरू उससे पहले थे, जारी थे, लेकिन फरवरी में कंप्लीट हुए। जो कांग्रेस है उसने मेजॉरिटीज़ ले ली 5 सूबों में, मद्रास, यूपी, CP, बिहार एंड उड़ीसा। जो टोटल सीट्स थी 1585 जनरल सीट्स, उसमें से कांग्रेस ने 704 सीट्स विन कर ली, जीत ली। अब 704 सीट्स 1585 में से मतलब है कांग्रेस एक बिगेस्ट पार्टी के तौर पे वहाँ पे कांग्रेस ने अपने आप को शो किया, एमर्ज हुई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं वो ये थी कि कांग्रेस का नैरेटिव था कि वो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव है पूरे इंडिया की, सिर्फ वही रिप्रेजेंटेटिव है, बाकी नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो वो 50% सीट्स भी नहीं ले सकी जनरल सीट में से। इसका मतलब है वो पूरे तो क्या हाफ इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं थी, जो मुस्लिम लीग का आगे नैरेटिव और उसमें चीज़ें थी। ये उस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जो मुस्लिम लीग था उसने सिर्फ, मुस्लिम लीग ने सिर्फ जो मुस्लिम सीट्स थी उन पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और 102 सीट्स विन की 482 में से, जो कि एक पुअर परफॉर्मेंस थी इलेक्शन में मुस्लिम लीग की। उसके पीछे कुछ वजूहत थी, जो मुस्लिम लीग की ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स थे, मुस्लिम लीग का पैसिव होना पीछे कुछ जगहों पे, और ये सारी चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट किया इन चीज़ों ने। और अगर देखा जाए कायदे आज़म ने जब आके कमांड संभाली, फिर उसके बाद अभी उसको ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी टाइम लगा और ये सारी चीज़ें काफ़ी उसमें प्रॉब्लम्स थे, उसकी वजह से मुस्लिम लीग अच्छा परफॉर्म ना कर सकी। इसके अलावा अगर देखें पंजाब में उस वक्त यूनियनिस्ट पार्टी
अच्छा परफॉर्म कर गए, उधर जो थी बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और इस तरह ये सारी चीज़ें, लेकिन मुस्लिम लीग को अच्छा परफॉर्म ना कर सकी। अब गवर्नमेंट किस तरह बनी उसमें हम देखते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आई गवर्नमेंट बनने में, उसमें हम देखते हैं कि जो जुलाई 1937 है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 6 सूबों मद्रास, बॉम्बे, यूपी, सीपी, बिहार और उड़ीसा में गवर्नमेंट बना ली। अपनी 6 सूबों में कांग्रेस गवर्नमेंट बन गई। जो NWFP था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे अभी KP के कहते हैं, उसमें कांग्रेस ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई खुदाई खिदमतगार से, वो डॉक्टर खान साहब और उनकी वो सारी गवर्नमेंट, और ये उधर बन गई। बहरहाल ये अगर देखा जाए तो कांग्रेस 7 सूबों में फिर बरसरे इक़्तिदार आ गई, एक में कोलिशन और बाकी 6 में उसकी गवर्नमेंट बन गई। मुस्लिम लीग चाहती थी कि वो यूपी में कोलिशन में शामिल हो जाए और गवर्नमेंट बना ले, और उसमें थोड़ा सा जो है कांग्रेस और वो एक दूसरा रवैया भी उसमें तब्दीली आ जाए। लेकिन कांग्रेस ने उस पर कुछ कंडीशंस ऐसी रख दी कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वहाँ पे इलेक्ट हुए यूपी में। यूपी ऐसा सूबा था, ऐसा प्रोविंस था जहाँ पे मुस्लिम लीग ने ओवरऑल बेहतर परफॉर्म किया, बाकी सूबों की निस्बत बेहतर सीट्स वहाँ से मुस्लिम लीग जीती। तो कोलिशन में शामिल होने के लिए बल्कि कुछ कंडीशंस रख दी कांग्रेस ने उनको गवर्नमेंट में शामिल करने के लिए। वो कंडीशंस क्या थी? वो थी कि जो यूपी में मुस्लिम पार्लियामेंट्री बोर्ड है मुस्लिम लीग का, उसे डिज़ाल्व कर दिया जाए पहली। दूसरी थी कि मुस्लिम लीग जो मेंबर हैं वो सेपरेट ग्रुप के तौर पे फंक्शन नहीं कर सकेंगे, कि वो एक अलहदा ग्रुप हो उस गवर्नमेंट में। और तीसरी जो उधर रखी वो थी कि जो मुस्लिम मेंबर हैं, मुस्लिम लीग के मेंबर हैं, वो अपनी एलिजियंस शो करेंगे कांग्रेस के साथ। यानी वो मुस्लिम लीग को एक तरफ ये कह लें कि छोड़ के सीधा सीधा कांग्रेस के मेंबर होंगे सिंपली, अगर इन शराइत को देखा जाए, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थी मुस्लिम लीग के मेंबर्स के लिए। वो किसी भी तौर पे वो इन शराइत को वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ना थे, इसलिए वो फिर कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल ना हो सके। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन थी। इस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी 1937 में। और इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको देखें, जो ऑब्जेक्टिव आपका MCQ पोर्शन है उसके हवाले से क्वेश्चन हो सकता है कि ये एक्ट कौन सा था जिसके तहत इलेक्शन हुए, इसमें कितने प्रोविंसेस बनाए गए और कांग्रेस ने कितने प्रोविंसेस में मिनिस्ट्रीज़ बनाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस हवाले से। और थोड़ा सा आगे फिर चलते हैं, जब इन मिनिस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे, किस तरह इन गवर्नमेंट्स ने कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की, किस तरह मुसलमानों के साथ इनका एटीट्यूड था। जब ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे तो उसमें मज़ीद वो चीज़ें क्लियर होंगी। जो मेन हमारा फोकस है इसमें मिनिस्ट्रीज़ बनने से लेकर मिनिस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ तक, और फिर वो पॉलिसीज़ आगे चलेंगी। ये सारी चीज़ें हमारे इस टॉपिक का हिस्सा और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आगे इसमें देखते हैं कि कांग्रेस की कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ थी, कौन से ऐसे काम किए उन गवर्नमेंट्स ने, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी कांग्रेस की, उन 7 प्रोविंसेस में, 7 प्रोविंसेस में उसने बनाया। तो 7 प्रोविंसेस का हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा, NWFP और बम्बई, ये सारे जो जितने भी सूबे थे कांग्रेस ने जिनमें मिनिस्ट्रीज़ बनाई, उनमें उन्होंने कौन से ऐसे एटीट्यूड से, उनके रवैये कैसे थे, ये हमारा डिस्कशन है, इस मैटर ऑफ डिस्कशन है। और इसमें देखते हैं कि जो सबसे पहले उन्होंने एक वंदे मातरम को अपना नेशनल एंथम बनाया। अब वंदे मातरम के बारे में एक यहाँ से आपका अगर MCQs के हवाले से, कि ये आनंद मिथ नावल से लिया गया और उसका राइटर है बैंकम चैटर्जी, ये एक आपका MCQs के हवाले से क्वेश्चन है। तो उसे नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया और हर दिन वो ऑफिशियल बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले वो उसको रिसाइट करना ज़रूरी था। जो भी जिस तरह अब हमारा होता है नेशनल एंथम, कोई भी काम शुरू करने से पहले नेशनल एंथम होता है, सेम वो चीज़ थी कि वो कोई भी ऑफिशियल बिज़नेस शुरू करना है तो नेशनल एंथम, वो वंदे मातरम ज़रूरी था, जो कि बेसिकली हिंदुज़म को प्रमोट करता था। ये एक पहली पॉलिसी थी। उसके बाद जो उसके आगे मेन चीज़ थी वो थी वर्दा स्कीम और विद्या मंदिर स्कीम। ये एजुकेशनल पॉलिसीज़ थी। वर्दा स्कीम, इसका एम ये था कि जो यंग माइंड्स हैं मुस्लिम्स के, क्रिश्चियंस के, कोई भी फैमिली हैं सिक्स, उनके जहन में जो हिंदू हीरोज़ हैं, हिंदू रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट पैदा करना, मकसद ये था उनसे। वर्दा स्कीम और इसके साथ ही अटैच थी विद्या मंदिर स्कीम, जिसको एक एजुकेशनल पॉलिसी थी कांग्रेस की, कांग्रेस इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। और ये जो विद्या मंदिर स्कीम है, इसका ऑथर एक मुस्लिम था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसने
इसको बनाया। और इसके बारे में एक और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कि वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडिया के, 1966 या 67 में प्रेसिडेंट बने इंडिया में। तो ये उनकी बनाई हुई एक पॉलिसी थी, स्कीम थी, विद्या मंदिर स्कीम, वो भी इंट्रोड्यूस की गई। वो बेसिकली ये दोनों जो मिल के एक हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट करती थी, जो गांधी का प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस, उसको उसके लिए बनाई गई थी। और एक ऐसी स्कीम थी, जब स्कूलों में जाते थे तो सुबह सुबह तमाम इर्रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजन, उन्हें जो हिंदू लीडर थे खासकर गांधी की मूर्तियाँ और ऐसी, उनको उनके सामने झुकना, हाथ बांध के खड़े होना, और ये सारा उधर उस पॉलिसीज़ का हिस्सा था। और साथ में इन स्कीम जो वर्धा स्कीम थी, विद्या मंदिर स्कीम, इनमें एक और भी था कि जो नॉन हिंदूज़ थे उनको हिंदुज़म की तरफ कन्वर्ट करना। ये तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, और इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ कि जब वो ये पॉलिसी बनी, इसके ख़िलाफ़ भी कुछ वोट्स हुए। मुसलमानों ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये विद्या मंदिर स्कीम बनाई, लेकिन बाकी मुसलमान जो भी थे वो इसके ख़िलाफ़ थे, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ वोट किया। और इसी तरह कुछ हिंदू भी थे जिन्होंने इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट किया, जो थोड़ा सेक्युलर माइंड के थे वो, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इस पॉलिसी के हक़ में थे, वो इन पॉलिसीज़ को चाहते थे। ये था। और इसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने 3 कलर्ड फ्लैग, जो तिरंगा, अपना तिरंगा कहते हैं, वो लहराया। ब्रिटिश जो यूनियन जैक था उसके साथ उन्होंने अपना एक तिरंगा लहराया। उधर साथ जितनी भी ऑफिशियल थी बिज़नेस के लिए, जितनी भी जगह थी, जो भी ऑफिशियल इमारतें थी, उनकी बिल्डिंग्स थी, वहाँ पे उन्होंने तिरंगा लहराया यूनियन जैक के साथ। इसका मकसद ये था, वो शो करना चाहते थे कि इधर इंडिया में सिर्फ 2 पावर्स हैं, एक ब्रिटिश है और दूसरी कांग्रेस है, इसके अलावा तीसरी कोई पावर नहीं। तो ये भी एक ऐसी पॉलिसी थी कांग्रेस की जो जिसने मुसलमानों की, मुस्लिम लीग की फ़ीलिंग्स को आर्ट किया, फिर मुसलमानों की फ़ीलिंग्स को आर्ट किया, और तिरंगे को सलाम करना और सल्यूट करना, ये सारा उसमें शामिल था। फिर ऐसा हुआ कि हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट शुरू हुए। जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी वो सेव नहीं थी, मुसलमानों की इज़्ज़त पे हमले, मुस्लिम जो बच्चे थे, औरतें थे, उनको उनकी तंग करना, ये सारा उन पॉलिसीज़ में, जो मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़, उनकी जानों पे हमले, ये सारे उन जो मुस्लिम कुछ फसादात हुए उनका हिस्सा थे। ये बेसिकली जो भी पिछले दिनों में आरएसएस का आप सुनते आए, ये आरएसएस आइडियालॉजी वो जो उस वक्त भी चल रही थी 1925 से लेकर, वो उस वक्त ज़्यादा शिद्दत से इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में इसका असर था। और ये सारी चीज़ें मुसलमानों के अगेंस्ट, उनके जो इक़दामात थे, मुस्लिम मस्जिदों में अज़ान नहीं देने दी जाती थी, अज़ान या नमाज के टाइम पे उधर वो गलियों में शोर शराबा करना, ढोल पीटना, ऐसे वाक़यात, मुसलमान जो है वो गाय ज़बा नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त जो इनकी बेस पे हिंदू मुस्लिम राइट्स शुरू हुए। और मस्जिद में थे, मस्जिद के दरवाज़ों पे वो जो है सूअर, उसको मार के वो फेंक जाते थे, इस किस्म की ये सारी चीज़ें थी। ये इन चीज़ों के अलावा उन्होंने एक मुस्लिम मैस कॉन्टैक्ट कैंपेन शुरू की, जो बेसिकली नेहरू की फ़िलासफ़ी थी, उसकी इमेजिनेशन थी। वो मुसलमानों से राब्ते में रह के, मुसलमानों के दरमियान, उनके जहनों में कांग्रेस के लिए एक अच्छा एटीट्यूड बनाने के लिए, कांग्रेस का एक अच्छा इमेज पेश करने के लिए ये राब्ते करते थे मुस्लिम लोगों से, और उनको कांग्रेस की तरफ माइल करते थे, और मुस्लिम लीग से बदजान, बेसिकली एक प्रोपेगेंडा कैंपेन थी, मुस्लिम मैस कॉन्टैक्ट कैंपेन। ये सारी चीज़ें जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ थी मुख्तलिफ अपनी मिनिस्ट्रीज़ में, जो उनके प्रोविंसेस थे जहाँ पे कांग्रेस रूल कर रही थी, इस सारी मिनिस्ट्रीज़, इन सारी पॉलिसीज़ ने मुस्लिम लीग को उनसे थोड़ा सा मुस्लिम लीग का एक तो जो कॉन्शियसनेस था उसमें इजाफा किया। मुस्लिम लीग के लीडर सोचने पे मजबूर हुए कि ये एक ट्रेलर है, तो इसकी फ़िल्म आगे चल के किस तरह की होगी जो पेश होगी। ये थी उनकी पॉलिसीज़। और इनके बारे में अगर हम देखें तो जो मुस्लिम रिस्पांस था वो क्या था, मुस्लिम लीग ने एक कमेटी बनाई, 8 मेंबर्स पे मुश्तमिल कमेटी, 28 मार्च 1938 को। वो जो मुस्लिम लीग की काउंसिल थी उसने ये कमेटी बनाई, 8 मेंबर्स पे मुश्तमिल थी, और इसके राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर जो थे वो प्रेसिडेंट थे कमेटी के, इसलिए इसको पीरपुर रिपोर्ट कहते हैं, जो उस कमेटी की रिपोर्ट थी। वो 15 नवंबर 1938 को उसने रिपोर्ट पब्लिश हुई, और उसमें हाईलाइट किया उन्होंने क्वालिटीज़ कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ की जो 7 सूबों में थी। उन्होंने सारा एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन दिया इस पीरपुर रिपोर्ट में,
और सारी जितनी भी कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ थी, कांग्रेस ने जो जो मुजालम किए वो सारे उन्होंने इस रिपोर्ट में डिस्कस किए और बयान किए कि इस तरह कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ ये एटीट्यूड रखा है और जो मुस्लिम कुछ फसादात है उसमें किस तरह ये मिनिस्ट्रीज़ उनको सपोर्ट करती रही। ये सारी चीज़ें उस जो रिपोर्ट थी उसमें डिस्कस की गई कि ये कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ के अंडर होता रहा है। इसके साथ ही एक शरीफ रिपोर्ट थी जो कि पब्लिश हुई मार्च 39 में। उसमें बेसिकली जो बिहार था, प्रोविंस बिहार की हद तक उसमें जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्रूएल्टीज़ थी उनको डिस्कस किया गया था कांग्रेस की तरफ से, जो होता रहा या उन मिनिस्ट्रीज़ की उन गवर्नमेंट्स के दौर में जो बाकी लोग करते रहे, हिंदू करते रहे मुसलमानों के साथ, वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई। एक फजल हक रिपोर्ट थी जो कि एक पम्फलेट था, पब्लिश हुआ वो 1939 दिसंबर 1939 जब ये मिनिस्ट्रीज़ डिज़ाल्व हो चुकी थी उसके बाद हुआ। उसमें बताया गया कि किस तरह अज़ान से रोका जाता था, मस्जिदों पर अटैक किए जाते थे, नाजी प्रोसेशन मतलब जो हिंदू लड़के थे वो जब नमाज का टाइम होता था वो शोर शराबा करते बाहर गलियों में, और जो गाय को ज़बह करना वो उस पर पाबंदी थी। ये सारी चीज़ें उसमें जो फजल हक रिपोर्ट थी, बेसिकली एक पम्फलेट था जो पब्लिश हुआ, उसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई। इसके बाद अगर हम देखें जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ थी वो ख़त्म कैसे हुई, किस तरह उनका ख़ात्मा हुआ, तो देखते हैं उसमें जो वर्ल्ड वार 2 है दिसंबर 1939 में वो शुरू हो गई, वर्ल्ड वार 2। और ब्रिटिश जो कि वार का हिस्सा थे वो जर्मनी के ख़िलाफ़ वार में शामिल थे, उसमें उन्होंने डिक्लेयर की थी जर्मनी के ख़िलाफ़ वार। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि जो हिंदुस्तान में लोग हैं, इंडिया में हैं, वो भी उनकी हेल्प करें इस वार में, जिस तरह पिछली वर्ल्ड वार 1 हुई थी। तो इसमें उन्होंने कहा कि आप लोग हमारी हेल्प करें इस वार में। तो कांग्रेस जो है उन्होंने एक अपनी मीटिंग कन्वीन की और कुछ कंडीशंस रख दी कि हम इन कंडीशंस की बिना पर सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे इस वार में, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस वार। कौन सी वो ऐसी कंडीशंस थी जो कांग्रेस ने रखी कि वो इन कंडीशंस की बेस पे असिस्ट करेंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को? उन्होंने कहा कि पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रीज़न्स हमारे सामने रखे, एक्सप्लेन करे कि वो वार के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हमारे सामने ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करे, फिर हम इसका हिस्सा बनेंगे या ना बनेंगे उसका फ़ैसला करेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ये अनाउंस करे कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलेक्टेड लेजिस्लेटर जो है वो प्रिपेयर करेगा, वो ड्राफ्ट करेगा। यानी कांग्रेस चाहती थी कि वो खुद ड्राफ्ट करे। और तीसरा वो जो उसमें शर्त रखी, एक कंडीशन रखी, द मेंबर्स ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी दोज ओनली हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल असेंबली। जो सेंट्रल असेंबली की सपोर्ट सिर्फ रखते हैं वो मेंबर बने इसके वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। ये अगर ये जो डिमांड्स थी कांग्रेस की, इनका मतलब था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अप्रूव करती, इनको मंजूर कर लेती, तो इसका मतलब था कि सीधा सीधा इक़्तिदार कांग्रेस को दे देना। और कांग्रेस को देना, कांग्रेस सारा खुद जब हर चीज़ पे काबज़ हो जाती तो फिर उसके बाद हालात ज़्यादा बिगड़ जाने थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें से अगर कहा जाए कि वो कौन सी चीज़ें थी, कुछ उन्होंने कहा, कुछ वादे किए कि हम जो है आगे चल के इन चीज़ों को करेंगे, लेकिन साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे जो भी होगा इंडिया में वो डिमांड्स हैं वो हम दोनों पार्टी जो हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनको सुन के उसके बेस पे कोई डिसीजन लेंगे इधर इंडिया में। और उसमें वायसराय ने ये भी कहा कि वायसराय ने ये चीज़ की कि इसमें जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों पार्टियों का, वो जो भी इंडिया को स्टेटस देना, डोमिनियन स्टेटस, या उसमें दोनों पार्टीज़ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सुनने के बाद उसको ड्यू वेटेज दिया जाएगा। जब ये चीज़ कही गई तो कांग्रेस ने उन्हें उन पे प्रेशर बढ़ाने के लिए, प्रेशराइज़ करने के लिए मिनिस्ट्री से रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया। और दिसंबर 1939 में कांग्रेस ने अपने जो प्रोविंसेस थे जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट्स थी वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। तो इस तरह ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का ख़ात्मा हुआ। और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के रेजिग्नेशन के बाद जो किस तरह हालात बदले या क्या हुआ, या कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का दौर कैसा था, उसमें मुसलमानों ने क्या सीखा, ये काफ़ी लंबी चौड़ी बहस है। बहरहाल उसके बाद अगर देखें तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के ख़त्म होने के बाद
कायदे आज़म ने मुसलमानों से कहा कि 22 दिसंबर 1939 जो कि फ्राइडे का दिन था, तो कायदे आज़म ने उसको सेलिब्रेट करने का फ़ैसला किया एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस, कि ये हमारे लिए यौम निजात है। क्योंकि कांग्रेस की क्रूएलिटीज़ और वो सारी जितनी भी रिपोर्ट सामने आई थी मुसलमानों के साथ, जो उनका एटीट्यूड था, उसके बाद मुस्लिम लीग ने फ़ैसला किया कि डे ऑफ डिलीवरेंस ऑब्ज़र्व किया जाए। और कायदे आज़म ने इसको मुसलमानों से कहा कि जो 22 दिसंबर है 1939 फ्राइडे का दिन था, कि ये दिन हम ऑब्ज़र्व करेंगे एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस। और उस दिन जो है डे ऑफ डिलीवरेंस को पब्लिक मीटिंग्स अरेंज की गई और थैंक्स गिविंग की प्रेयर्स ऑफ़र की गई और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया गया। एक यौम निजात हर तरह से ना उसको एक यौम निजात के तौर पर मनाया गया। इस डे ऑफ डिलीवरेंस के बाद इसमें ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डे ऑफ डिलीवरेंस का, अगर आप MCQs के हवाले से देखते हैं कि वो कब मनाया गया। और एक पीछे था इसमें इसी चीज़ में कि वो विद्या मंदिर स्कीम किसने बनाई, या वो जो है वंदे मातरम वो कहाँ से, किस नावल से लिया गया, या उसके राइटर कौन है, ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। अगर हम इस सारी चीज़ को एनालाइज़ करें जो कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी बनी इधर, और किस तरह उनके इलेक्शन से लेकर बनने के से लेकर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के पॉलिसीज़ और उनके ख़ात्मे के बाद अगर हम कंक्लूड करें, तो ये एक आई ओपनर था मुसलमानों के लिए। मुसलमानों की आंखें खुल गई इसको देख के। और मुस्लिम लीग, ख़ासकर जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस चूँकि इलेक्शन में अच्छी नहीं थी, तो मुस्लिम लीग को भी सोचना पड़ा कि अब आगे का हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम किस हिकमत अमली से आगे चलेंगे। तो मुस्लिम लीग ने अपनी जो पोजीशन है वो वर्ल्ड वार 2 के दौरान ही उन्होंने रीडिफाइंड की और अपनी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर किए। इससे पहले जो था चौधरी रहमत अली के पम्फलेट या अल्लामा इकबाल का 2 नेशन थ्योरी के बेस पे सेपरेट स्टेट डिमांड करना, मुस्लिम लीग ने उसको अपना एक ऑब्जेक्टिव बना लिया। और ये नवंबर 1939 में मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन किया और आप देखते हैं कि इससे कुछ ऑलमोस्ट थ्री मंथ्स बाद जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई, जो कि सेपरेट स्टेट की डिमांड एक बड़े पैमाने पर जिस चीज़ से शुरू हुई। तो ये जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी इनका एक बड़ा रोल था, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी हिस्ट्री का, मुसलमानों के लिए इसका बड़ा रोल था। इसके बाद मुस्लिम लीग ने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया और मुसलमान जो पहले कुछ डिवाइडेड भी थे वो कायदे आज़म की लीडरशिप में यूनाइट हुए और इस गोल को अचीव करने के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, जो कि पाकिस्तान की शक्ल में इन मिनिस्ट्रीज़ के ख़ात्मे के 7-8 साल बाद अचीव हुआ। ये था हमारा आज का टॉपिक, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ और उनकी पॉलिसीज़ मुसलमानों की तरफ। ये मैंने कोशिश की है कि इसको ब्रीफली डिस्कस कर दूं। होपफुली आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो जिस तरह मैंने लेक्चर यहाँ पे प्रिपेयर करके आपके सामने प्रेजेंट किया, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। मैं साथ साथ ये भी कर रहा हूँ कि जो MCQ या ऑब्जेक्टिव्स उसमें से बनते हैं वो भी साथ डिस्कस कर देता हूँ टॉपिक के, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अब नेक्स्ट इसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद जो भी वीडियोस अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ साथ इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं। अब मज़ीद किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, इसी तरह किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।